तो इस वीडियो में मैं आपके साथ फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के कुछ नोट्स टिप्स एक्सेट्रा शेयर करूंगा। तो नोट्स के लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, और टिप्स के लिए पहले टिप तो यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपने 11वीं में ग्रेविटेशन पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का 3/4 वाला जितना पार्ट है उतना आपका सिमिलर होगा ग्रेविटेशन से, क्योंकि फॉर्मूलेज ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस मास की जगह चार्ज रिप्लेस कर देना है, के की जगह जी आ जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज है पर सिमिलर है ऑलमोस्ट। लाइक स्फीयर के लिए अगर कोई सॉलिड स्फीयर के लिए अगर ग्रेविटेशन का पता है आपको, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में दिक्कत नहीं आएगी कोई। तो एक तो यह, दूसरी टिप यह है कि जो नया वाला पार्ट है डाइपोल और कंडक्टर वाला, वो थोड़ा अलग होगा पर हो जाएगा, पढ़ना है बस उसको। और मतलब फिजिक्स मोस्टली ऐसा है कि थियरी ठीक है मैटर करती है, पर इन दी एंड जो मैटर करता है, लाइक जो कंपटीशन में डिफरेंस बनाता है, वो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये नहीं कि रिपीटेटिव मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, मतलब कंडक्टर है तो बस वही कि सेम क्वेश्चन है बस चार्ज बदल के सॉल्व कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करो, नहीं होंगे छोड़ दो, धीरे धीरे डाउट पूछ लो, मतलब अपने टीचर्स को डाउट पूछ लो, वो सॉल्व करो। बहुत सारी बुक्स ऐसी, मतलब अभी मैं कुछ बुक्स शेयर करूँगा तो वो ऐसी है कि उनके सॉल्यूशंस मिल मतलब मुश्किल है शायद। यूट्यूब पे कम चैनल्स बनाती है उनकी वीडियो, लाइक अब तक मोस्टली बच्चे वही बुक सॉल्व करते हैं, या तो जिनके सॉल्यूशन साथ में आ जाते हैं या बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे, अगर क्वेश्चन नहीं हुआ आधे घंटे में तो छोड़ के तुरंत सॉल्यूशन देख लोगे, तो वो नहीं करना है अभी से। लाइक बहुत सारी बुक्स अभी मैं बताऊंगा, जैसे अभी बता ही देता हूँ। तो पहली बुक तो मैंने करी थी एट दी एंड ऑफ सिलेबस ऑफ कोर्स, वो थी पाथफाइंडर करके एक बुक आती है। तो उसके अंदर भी 4 लेवल में क्वेश्चन डिवाइडेड है। एक है MCQ, ये ऑब्जेक्टिव होगा, और बाकी के 3 सब्जेक्टिव लेवल है। तो फिर बाकी के 3 है बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग। तो MCQ और बिल्डअप तो GW रिलेटेड होता है। चेक और चैलेंज मतलब ओलंपियाड टाइप चला गया, और अगर आपको कोई टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप चेक और चैलेंज कर सकते हो। तो एक तो ये बुक कर दी। फिर दूसरी है क्या, जान काल्डे करके एक ऑथर है, वो थियरी प्लस प्रॉब्लम बुक बनाता है। तो उसके सॉल्यूशंस तो शायद नहीं हो, मतलब सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है वैसे नेट पे, अलग से मिलता है वो, पर वो जो बुक है उसके अंदर साथ में हिंट्स दे देते हैं वो कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। थियरी के फॉर्म में भी हिंट्स दे रखी होती है, तो वो भी एक अच्छा है, पर वो हाई लेवल की, मतलब पहले बेसिक वाला क्लियर होना चाहिए, तब जाकर वो बुक सॉल्व कर पाओगे। अगर ये कर लिया कि चलो मतलब आज क्लास में एक टॉपिक हो गया तो जान काल्डा उठा के सॉल्व करने बैठ गया, वो नहीं करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस फिर पूरा टूट जाएगा उसके लिए। तो ये जान Here are some tips from Kausal Vijay Barkia. JEE Mains All India Rank 5, JEE Advanced All India Rank 44, KVPI All India Rank 16, NTSC Scholar 120 out of 120 in JEE Advanced Physics. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक है वो उसके लिए पढ़ाई कहाँ से करी थी? इसके लिए तो यार अपना कोचिंग मटेरियल तो है ही ना। हर चैप्टर में अपन ने कोचिंग मटेरियल ही किया है। पर रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस के लिए भी कोचिंग मटेरियल प्लस अपनी पाथफाइंडर वाली बुक। पाथफाइंडर की आती है एक, जिसमें क्या नाम क्या है उसका, पाथफाइंडर फॉर जेई एडवांस है ना? हाँ, पाथफाइंडर फॉर जेई एडवांस करके है। है ना? और वो जेई तो अपन एडवांस सिलेबस खत्म होने के बाद करा था ना पाथफाइंडर तो। यहाँ पर साइड बाय साइड भी तो 2-3 क्वेश्चन तो लगा लेते थे अपन। हाँ वो है, पर आप मतलब रिकमेंड तो हम अभी भी यही कर रहे हैं ना कि एक बार पूरा इलेक्ट्रो खत्म हो जाए फिर करो, मतलब ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद पाथफाइंडर उठा दो। हाँ वो तो नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, उसमें तो पड़ जाएगी कि हाँ फिर मतलब एक बार सारे टॉपिक्स पढ़ लिए उसके बाद वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, वो क्वेश्चंस क्योंकि सबके मिक्स है, टॉपिक वाइज डिस्टिंक्ट नहीं किया। और कोई सी बुक सॉल्व करी थी इसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक के लिए? नहीं यार, इसके अलावा तो अपन ने, अच्छा हाँ अपन ने काल्दा करी है, काल्दा करी है। इस्टोनियन में तो सब मिक्स है, मतलब सारे चैप्टर से हाँ मिक्स। उसमें तो सारे चैप्टर्स अगर के मिक्स उसको है। गिनना है तो गिन सकते हैं इसमें, तो इस्टोनियन और और काल्दा। हिस्टोरियन और काल्डा दोनों बुक्स तो मतलब ऑनलाइन ओपन सोर्स टाइप की है, तो ऑनलाइन मिल ही जाएगी वो आराम से। तो बस सर्च करने के लिए। हाँ उसमें तो मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा था, काल्डा में तो बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ा थियरी था, फिर क्वेश्चंस बहुत अच्छे कर दिए थे लास्ट में तो। शुरुआत के आसान है, लास्ट में टफ हो जाए। लास्ट में टफ हो जाता।
और कुछ ऐसा टिप्स है इस चैप्टर के लिए जो जूनियर्स को बताना चाहते हो? जूनियर्स को तो देखिए, चैप्टर में अपने कूलम्स लॉ है, उसके बेसिस पे फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फिर डायपोल है। डायपोल एक नया टॉपिक आ जाता है क्योंकि ग्रेविटेशन में नहीं पढ़ा है ना। और इसके बाद आता है कंडक्टर्स। तो इस चैप्टर का जो मेन फोकस है ना वो कंडक्टर्स पे होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशन अगर आता है तो पहले का जो 3-4 चैप्टर है वो भी आ ही जाएगा, बचेगा डायपोल और कंडक्टर्स। डायपोल भी उतना हार्ड नहीं है, कंडक्टर्स लेकिन बहुत हार्ड टॉपिक माना जाता है, और उसके कंसेप्ट अच्छे से अगर बिल्डअप नहीं हुए तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिगड़ जाता है, क्योंकि फिर हर एक क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक होने लगती है, कंसेप्चुअल मिस्टेक होने लगती है। क्योंकि तो जब भी कोई क्वेश्चन बनाता है ना कोई, तो वो कंसेप्ट चेक करने के लिए बनाता है, तो उसे पता रहता है कि बच्चा कहाँ पे गलती करेगा, तो वो दोनों आंसर देगा ऑप्शंस में, और जिसके कंसेप्ट वीक है वो गलत आंसर मार्क करेगा, और सब में ही करते जाएगा, उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, है ना। तो कंडक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लोगों को फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट होगा। तो मेजर फोकस तो यार कंडक्टर्स को होना चाहिए। तो ये मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के नोट्स हैं, इनकी लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दी है। बस हर वीडियो की तरह इस बार भी बता देता हूँ कि इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, पढ़ना कैसे इनसे बेसिकली। तो पहला पेज है पेज नंबर 16। अब यहाँ पर जैसे कि ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, इसके अंदर डेरिवेशन इज सेकेंडरी। पहले मेन तो यही करना है कि जो डिराइव करे वो जो फॉर्मूलेस है वो याद होने चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है क्या नहीं, क्योंकि अगर एक बार के लिए डेरिवेशन याद नहीं होगा तो शायद चल जाएगा, पर अगर फॉर्मूलेस ही भूल गए तो क्वेश्चन वाले बहुत टाइम लग जाएंगे सॉल्व करने में, अगर हर जगह बैठ के डिराइव करने बैठ गए तो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका आर्क का क्या होता है, लाइन चार्ज का क्या होता है, तो बेसिक वो तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि ये रिंग के कारण इतना हो गया। अब यहाँ पे मैंने मतलब हर एक को समराइज करके यहाँ पे लिख दिया है, डेरिवेशन मतलब डेरिवेशन नहीं लिखा है, सिर्फ फॉर्मूलेस लिखा है, डेरिवेशन तो ऊपर कर रखा है। तो वो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें याद होनी चाहिए, ये एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद कर ही लो, डेरिवेशन ट्राई करो याद करने का, ये नहीं कि मतलब छोड़ ही दो बिल्कुल, अटेम्प्ट भी ना करो, अटेम्प्ट तो करना याद करने का। फिर है पेज नंबर 22। अब यहाँ पे ये रिंग के लिए जो ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें यह याद होना चाहिए कि जो मैक्सिमम आता है वो a/√2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग पे आता है, क्योंकि मतलब ऑसिलेशन वगैरह का जब क्वेश्चन करोगे ना कि रिंग के ऊपर नीचे एक चार्ज है ऑसिलेट कर रहा है, मतलब मास भी है उसका कुछ, तो उसमें 2 पॉइंट देखना पड़ेंगे कि ऊपर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जा रहा है या नीचे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जा रहा है, तो वो क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा। पर ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ये याद होना चाहिए, क्योंकि अब बैठ कर डिफ्रेंशिएट करके निकालना तो वाले नहीं हो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी घटिया सा फॉर्मूला है उसका, तो ये याद होना चाहिए। फिर अगला है पेज नंबर 30 पे। अब पेज नंबर 30 पे ये सॉलिड स्फीयर का हमने वो डेरिवेशन करा था यूजिंग गॉस लो, फ्लक्स दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। फ्लक्स देख के थोड़ा लगता है कि हाँ चलो मतलब इतना कुछ होगा नहीं इसमें, पर बहुत काम आ जाता है फ्लक्स आगे के कंसेप्ट में। अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो फ्लक्स के थ्रू सॉल्व कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये डेरिवेशन जैसे कर रखा है गॉस लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो इसका फॉर्मूला तो ऑफकोर्स याद होना चाहिए कि अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है, हर जगह डिराइव करने से बैठोगे नहीं। फिर पोटेंशियल भी याद होना चाहिए, स्फीयर सॉलिड स्फीयर के कारण कहाँ पे होता है, क्योंकि वो थोड़ा है अजीब सा अटपटा सा फॉर्मूला, तो डिराइव तो शायद नहीं कर पाओगे एग्जाम में, पर फॉर्मूला याद होगा तो वैसे डेरिवेशन एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब एटलीस्ट पोटेंशियल का शायद नहीं करेंगे कि चलो उसके ऊपर ही पूछ लिया, अगर उसके डेरिवेशन से पूछा तो फिर तो मतलब कुछ अलग टाइप का सवाल होगा, इतना सिंपल तो नहीं होगा कि चलो डिराइव कर लो बस। तो एक तो वो है। फिर है अगला पेज नंबर 41 पे, यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ कैविटी, तो ये इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना नहीं बैठ जाओगे ना कि कैविटी के अंदर कितना होता है, तो ये फॉर्मूला सा याद होना चाहिए, इनफैक्ट वेक्टर वाला याद होना चाहिए, ये नहीं कि बस स्केलर वाला याद कर लिया और डायरेक्शन के सोचे खा गए कि हाँ यहाँ पे क्या है कहीं और कोई और चार्ज है, पता नहीं वेक्टर है कैसे ऐड करने वाले हो, तो वो नहीं करना, वेक्टर के साथ याद रखना इसको। फिर अगला है पेज नंबर 44। यहाँ पे ये डाइपोल का जो इनिशियल वाला है, अब डाइपोल के सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, उसका कौन से पोजीशन पे होता है, कैसे डिराइव करना है उनको, डेरिवेशन भी याद होना चाहिए। एक तो बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही उसका डेरिवेशन,
और दूसरा उसका डेरिवेशन ऐसा भी इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर एडवांस में ट्रिकी क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसा कर देंगे कि एक डाइपोल तो बोल देंगे उसको नाम के साथ, पर फिर ऐसा कर देंगे कि दोनों चार्जेस के बीच की जितनी डिस्टेंस मान लो 0.5 मीटर दे दी, और पॉइंट जो डाइपोल से दूर है वो मतलब अराउंड 2 मीटर्स के आसपास है, तो कंपेरेबल डिस्टेंस है। तो मेजोरिटी लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्ट ये वाला जो फॉर्मूला K/P/R³ वगैरह वो लगा देंगे, तो उनका तो गलत हो जाएगा। क्या करना है, ये डेरिवेशन मतलब अप्रोक्सीमेशन याद होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन हमने यहाँ लगाया है, ये इस केस में वैलिड होगा। ये अप्रोक्सीमेशन हर एक केस में अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा, पॉइंट डाइपोल का ये होता है, हर एक डाइपोल के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो एक तो वो पता होना चाहिए, तो ऐसे ही मतलब सिली मिस्टेक नहीं करनी है एग्जाम्स में। फिर है अगला पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पे यहाँ पे जैसे रोटेशन का मतलब बेसिक सा कंसेप्ट बता रखा है। इसकी रोटेशन की नोट्स तो ऑफकोर्स अलग से आएंगी, पर यहाँ पे डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो टॉर्क कैसा है उस पर लगता है, क्या होता है, तो वो समझाने के लिए थोड़ी बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है रोटेशन की। तो बस उतना ही दे रखा है जितना हमें डाइपोल को समझने के लिए चाहिए था। तो अब अगला है पेज नंबर 53। यहाँ पे हमने डिराइव कर रखा है हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, नीचे सॉलिड स्फीयर की भी कर रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कि सिस्टम में से चार्ज जा रहा है, सिस्टम में से चार्ज आ रहा है, तो बताओ वर्क डन कितना है, तो कई बार हम क्या करते हैं, ये सेल्फ एनर्जी को लेना भूल जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस जितना हम क्वेश्चंस देखते हैं उसमें क्या होता है, सेल्फ एनर्जी चेंज नहीं होती है, तो कट जाएगा दोनों साइड से टर्म, तो दिक्कत नहीं आती। पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि सेल्फ एनर्जी कहीं पे चेंज हो रही है, तो फिर तो मतलब गलत ही कर दो वो क्वेश्चन। और ऑप्शन में तो होगा ही कि सेल्फ एनर्जी को अगर निगलेक्ट करके जो टर्म आ रहा है वो होगा, और सेल्फ एनर्जी को लेके जो सही वाला आंसर है वो भी होगा ही, तो वो नहीं करना है। सेल्फ एनर्जी दोनों की याद होनी चाहिए, सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर की एग्जैक्टली होती क्या है। फिर है अगला पेज नंबर 56। यहाँ पे एक कंडक्टर का जैसे बेसिक सा वो स्टार्ट कर रखा है एक्सप्लेनेशन से कि क्या होता है कंडक्टर, कैसे होता है। तो इंपॉर्टेंट सी चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको बोल सकते हैं कि मेन पार्ट यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अगर इसमें कंसेप्चुअल गलती कर रहे हो तो मतलब नहीं होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन, तो इसके कंसेप्ट तो स्ट्रॉन्ग करना ही है। तो फिर एक तो यह है, फिर अगला है पेज नंबर 63 पे। अब पेज नंबर 63 पे जैसे ये सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल क्या फ्लक्स के एडवांस क्वेश्चन जब करना हो ना तो सॉलिड एंगल काम आता है। लाइक नॉर्मल अगर 4π सॉलिड एंगल पे इतना फ्लक्स वो रेडिएट कर रहा है तो कितना फ्लक्स होगा इस सॉलिड एंगल पे। सॉलिड एंगल का यह फॉर्मूला याद होना चाहिए 2π × 1 - cos अल्फा। फिर सॉलिड एंगल के मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ पे जैसे नीचे दिखने को मिल जाएंगे कि ये 60 डिग्री है तो अल्फा क्या होगा। तो वो अगर अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो एक तो ये देख लेना। फिर पार्ट 1 के लिए तो इतना था। अब पार्ट 2 के नोट्स के लिए पहला पेज है पेज नंबर 8। जैसा यहाँ पे है कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर एक तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दूसरा वो वापस आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि कैपेसिटर को हम एज अ सर्किट एलिमेंट देखेंगे कि चार्ज होने में इसको इतना टाइम लग रहा है, मतलब डिस्चार्ज होने में इसको इतना टाइम लग रहा है, वो सब वगैरह। यहाँ पे हम कैपेसिटर को एज अ इंडिविजुअल एलिमेंट खुद देख रहे हैं कि वो कैसे चार्ज स्टोर करता है, कैपेसिटेंस का डेरिवेशन क्या है हर एक का। तो वो इंपॉर्टेंट सी चीज़ यहाँ पे है, तो वो भी पता होनी चाहिए। लाइक ये नहीं कि सिर्फ सर्किट का ही पता हमको, कैपेसिटेंस दे दिया हम सॉल्व कर दिए, ये नहीं, पता ही होना चाहिए डेरिवेशन कैसे करा है, वो एनर्जी स्टोर कैसे करता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो वो सब इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। और अब है पेज नंबर 38। अब पेज नंबर 38 पे जैसे यहाँ पे है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कंसेप्ट। अब ये इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, एडवांस क्वेश्चन अगर बनाने हो तो इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए कि कैसे डिराइव करा हमने। बस अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक के नोट्स के लिए तो इतना ही था।